एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जरा स्क्रीनशॉट में ना इस चोक की पोजीशन देखना। आज ज्यादा हम बात करने वाले इस अंडररेटेड बीस्ट के बारे में, अंडररेटेड लाइक मी, और खुद के साथ ही इंटरफेरेंस करनी। कैसे हो सकता है यार, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये वो स्टेज है जिसमें बाकी सारी चीजें डांस कर रही हैं। तो मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही होता। वर्चुअल पार्टिकल्स के बारे में तो इतना ही बताना चाहूंगा कि एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी। वर्म होल को ओपन रखने के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स की वो बाउंड्री जहां पे क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक साथ हमें लाना होगा। रिस्क इज ब्लैक होल एंड दैट इज वेयर मेरे को पहुंचाना था तुम्हें। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके मुझे यहां तक पहुंचाना था बस। क्या चल है दोस्तों, फिर से तुम्हारे सामने आ चुके एक मजेदार सी चीज लेके। मेरे को लगता है फिजिक्स की दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो आज तक मुझसे किसी ने पूछा है, दैट वाज व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन। आज उसी को आंसर करने की कोशिश करेंगे और तुम्हें बताऊंगा कि ये कंप्लीटली न्यू दुनिया है। जितना हम इसको समझने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा वियर्डनेस बढ़ने वाली है। और मैंने एक ऐसा तरीका खुद से पर्सनली ऐसे ही बैठा हुआ था एक रात और सोचा है जिससे हम थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्यों मैं बोल रहा हूं इन्हें कि ये न्यू ही तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ब्लैक होल कैसे क्रिएट करा जा सकता है, उसका रास्ता इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन से होके गुजरने वाला है। आज हमारी मेन थीम यही रहने वाली है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये हमारी आज हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को समझने में। हम ब्लैक होल्स की तरफ जा रहे होंगे, हम वर्म होल्स की तरफ, हम प्लैंक लेंथ की बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ एक बड़ी मजेदार चीज, डार्क एनर्जी का एक कैंडिडेट है जिसमें जो हमारे यूनिवर्स में सबसे लोअर एनर्जी हो सकती है, जिसे जीरो पॉइंट एनर्जी बोला करते हैं। अगर सारी फील्ड्स की, क्वांटम फील्ड्स की जीरो पॉइंट एनर्जी को डॉट 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 आगे नहीं बताने वालों, बाकी आगे वीडियो में देखना, वरना तो अभी सारा कुछ बता दूंगा मसाला, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। इसलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू तरीकों से। मैंने सोचा कि इस वीडियो को स्टार्ट कहां से करें, स्टार्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे याद आया कि पहले व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब कोई कहेगा कि ये पार्टिकल होता है, कोई कहेगा ये वेव होता है, कोई कहेगा इसका ड्यूअल नेचर होता है, कोई कहेगा ये न्यूक्लियस के अराउंड एक फोग जैसी चीज होती है। नहीं, इसका इसका परफेक्ट आंसर बता पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना इसको समझने की। मैंने ऑलरेडी इस पे ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। अभी मैं यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। जरा इस चौक की स्क्रीनशॉट लेना, मेरे कहने पे प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जरा स्क्रीनशॉट में ना इस चौक की पोजीशन देखना। तुम 100% एक्यूरेसी के साथ बता दोगे कि पोजीशन कहां पे है ना? बता दी ना तुमने, बढ़िया। लेकिन अब इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करना। जैसे ही अब तुमने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उसमें कुछ ब्लर सा आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा चौक की पोजीशन ना, कुछ तो ब्लर सी, कुछ ऐसी सी आ रही होगी। इसका मतलब है ये दो सिचुएशन में फर्क पता क्या आया? जब पहले वाले में तुमने स्क्रीनशॉट लिया था ना, इसमें तुमने पोजीशन तो बता दिया एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ, लेकिन मोमेंटम नहीं बता पाए थे। मोमेंटम मतलब साधारण भाषा में वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है ना, वो नहीं बता पाए थे। मैं चौक को ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं, लेफ्ट राइट नीचे लेके जाना चाह रहा हूं, कहां लेके जाना चाह रहा हूं, नेक्स्ट मूवमेंट पे वो बता पाना इज नॉट पॉसिबल, है ना? वो वाले स्क्रीनशॉट से। लेकिन इस वाले स्क्रीनशॉट में जब तुमने स्क्रीनशॉट लिया, बताना एग्जैक्ट मूवमेंट पे जब तुमने स्क्रीनशॉट लिया तो वो चौक कहां पे था। 3 पोजीशन तुम्हें दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस बार तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है ना? है ना? यही हो रहा है ना? यही है ऑलमोस्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एटलीस्ट एक इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे पास तो कई सारी जगह पे कई सारी चीजों को यूज करके हम डेप्थ में समझने वाले। वैसे तुमने ऐसा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा होगा। आज ज्यादा हम बात करने वाले इस अंडररेटेड बीस्ट के बारे में, अंडररेटेड लाइक मी। बट कोई बात नहीं, एक दिन आएगा। बट ये जो है ना हमारे पास, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तुमने ज्यादा देखा नहीं होगा कि कोई इसके भी बारे में बात करता है, एनर्जी टाइम रिलेशन के बारे में, और इसकी इंप्लीकेशंस जो है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। आज वो बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन में हमारे को पता लगा कि हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हम वेव की बात कर रहे हैं, हम ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं, या हम एक फोग अराउंड न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है, फोग अराउंड न्यूक्लियस, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारी नॉलेज में थोड़ा सा एक एडिशन करती। कुछ ऐसा मिला नहीं है मैं खास, क्या करें?
तो मैंने सोचा कि भाई इसको और किस तरीके से समझा जा सकता, तो मुझे थोड़ा मैंने बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट की, थोड़ा सोचना स्टार्ट किया, जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन खुद से। देखो जो भी मैं बता रहा हूं तुम्हें, इट इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, है ना। जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसे मैंने जो समझा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम शायद उन इक्वेशंस को पढ़ोगे, तुम्हारे लिए उनका अलग मीनिंग आ सकता है, अलग तरह से समझ सकते हो, मतलब मीनिंग तो नहीं बोलना चाहिए, अलग तरह से कुछ विजुअलाइज कर सकते हो। बट मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए बेस्ट तरीका पता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहूं कि एक जानवर सोच लो जिसकी शक्ल भेड़िए जैसी है, तुम भेड़िया ही तो सोचोगे, ऑब्वियस बात है ना। एक जानवर सोच लो जो उड़ भी सकता है, शायद वो तो काफी सारे आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल चमगादड़ आ जाएगा तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन में कबूतर आ सकता है, कोयल आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। अब मैं कहूंगा एक ऐसा जानवर जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी है, दिखता भेड़िए जैसा लेकिन उड़ता भी है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए सोचना। एक फर्स्ट टाइम में तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इमेजिन तो कर ही लेंगे, बट डिफिकल्ट हो जाएगा सोचना ये कैसी चीज है। ऐसा ही मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे पार्टिकल, मतलब ऐसी चीज है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है। ये जो मैंने अभी एनिमल तुम्हें बताए हैं इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, भेड़िए जैसे कुछ प्रॉपर्टी है, चमगादड़ जैसे उड़ सकता है, और भेड़िए जैसी शक्ल है इसके पास, तो कुछ प्रॉपर्टी इधर से कुछ प्रॉपर्टी इधर से। हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और हमें पता लगा कि इसके पास ना एक क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि ये क्वांटा में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये चंक्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आज तक हमने यही सुना था, हमेशा यही सुना था, हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, जे जे थॉमसन से स्टार्ट हो गए रदरफोर्ड तक, काफी सारे सीरीज में एक्सपेरिमेंट चलते रहे और हमें पता लगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, बेस्ट डिस्क्रिप्शन इनका यही हो सकता है कि दीज आर पार्टिकल्स, टाइनी डॉट्स। अनलेस एंटिल तुम स्ट्रिंग थ्योरी वाले हो और तुम इनको स्ट्रिंग समझते हो वो अलग बात है। बट फिर हमने क्या किया, सेम इलेक्ट्रॉन्स को लिया और इलेक्ट्रॉन की ना एक गन बना दी यहां से, और हमने इसको एक एक इलेक्ट्रॉन को भेजना स्टार्ट किया। याद रखना इलेक्ट्रॉन गन एक समय पे एक इलेक्ट्रॉन फायर करती, दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे समय पे दूसरी, अप टू सोन चलते चलते, दिमाग में रखना। ये हमने क्या किया, दो स्लिट ले ली बहुत छोटा साइज का, ये जो ओपनिंग है ना, ये यहां से आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मैक्सवेल ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव यहां से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स यहां से पास करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे ही यहां से पास करेगी, क्योंकि इसके पास वेव नेचर है, वेव नेचर का मतलब है इस स्लिट में से भी पास करेगी, इसमें से भी पास करेगी। जब दो वेव इस तरीके से मिलते हैं, इस तरीके से, यहां से भी वेव जा रही है, यहां से भी वेव जा रही है, दो वेव इस तरीके से मिलती है तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों मिलके एक बड़ी वेव बना देते हैं। लेकिन अगर एक इस तरीके से वेव है, एक इस तरीके से, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ जुड़ रहा है, तो उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देने वाली है वो, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोला जाता है। तो हुआ क्या, जब यहाँ पे हमने लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लाइट को एज अ वेव कंसीडर किया, तो हमें पता लगा यहाँ पे कुछ ऐसे ब्राइट डार्क, मतलब रोशनी अंधेरा, रोशनी अंधेरा, ऐसे बैंड्स बनने स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम सोच रहे होंगे कि लाइट तो फोटोन से भी बनी है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के बारे में क्या हुआ बात। रुक जाओ, पहले ही मेरा गला बैठ रहा है, आई रियली होप कि मैं वन गो में इसे शूट कर लूं, क्योंकि मेरे को ज्यादा मजा आता है कि वन गो में हो जाए वीडियो। बट एंड तक आते आते एनर्जी कम नहीं होने देने वाला हूं, बट थोड़ा सा स्लो बोलूंगा क्योंकि तुम देख पा रहे हो गले की बैंड बज रही है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आते हैं। तो हमने क्या किया, ये सेम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बट इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल था ना, अभी तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसके कारण तो हम क्वांटाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वो चंक्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स को भेजने वाला हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स सामने जाके, तुम्हारे सामने दो विंडो है और तुम्हारे हाथ में एक मशीन गन है, तुम फायर करनी स्टार्ट करोगे तो सामने दो ऐसे बड़े बड़े निशान से ही तो बन जाएंगे बुलेट्स के, और क्या होगा। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन को भेज के देखा, सेम ऐसे ही पैटर्न्स अचीव हो रहे थे, लेकिन ये पैटर्न तो तभी हो सकते हैं जब कोई चीज वेव की तरह बिहेव करे। तो डी ब्रोगली या डी ब्रॉय, कुछ भी बोल सकते हो, इन्होंने सजेस्ट किया, इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि जो इलेक्ट्रॉन, जो मटेरियल पार्टिकल है, उनके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिसे हम मैटर वेव बोलते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास भी ड्यूअल नेचर होता है। इससे पहले क्या था कि आइंस्टाइन ने प्रूव किया था
मतलब आइंस्टाइन ने हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट लिया और जो मैक्स प्लैंक थे उनके आइडिया को लिया कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, और हर्ट्ज का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, दोनों को कंबाइन करके इंटरप्रिटेशन दी और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वही डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट का यूज करके वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करने की कोशिश की, और पता लगा कि जब भी एक मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहां से आ रही है एक लाइट, अभी फोटोन नहीं बोल रहा हूं मैं, बट डिस्क्रीट अमाउंट में जो लाइट आ रही है इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगी। ये कब निकालेगी, किस पे डिपेंड करता है? अभी तक हम सोचते थे इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। तुम इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दो, अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है फोटोन्स के पास, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के पास, तो इलेक्ट्रॉन कभी निकलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, अगर उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और लेके निकल जाएगा, ये हो पाएगा। अगर लाइट जो है उसका डिस्क्रीट नेचर भी होता है, तो यहां से आइंस्टाइन ने बताया। बट हमारे पास काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो पार्टिकल नेचर से नहीं प्रूव हो सकते, वो वेव नेचर से हो सकते हैं। तो हमें पता लगा कि लाइट का ना ड्यूअल नेचर होता है। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ड्यूअल नेचर मतलब क्या। क्या मतलब ड्यूअल नेचर? इसका मतलब है जो फोटॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका भी वेव नेचर होता है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन गया, और इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल होता तो सीधा चला जाता, लेकिन ऐसे लग रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यहां जाके अपने अपने वेव नेचर को दिखाते हुए स्प्लिट हो गया और खुद के साथ ही उसने इंटरफेरेंस कर ली। कितना वियर्ड वर्ड है यूज करते हुए भी मेरे को ऐसा लगता है, बड़ा खतरनाक सा, कि इलेक्ट्रॉन जा रहा था, दो स्लिट में, दो पार्ट में से स्प्लिट हुआ और खुद के साथ ही इंटरफेरेंस कर ली। कैसे हो सकता है यार ये? हाउ इज दिस पॉसिबल? है ना, यही सोचते होंगे ना, मैं भी ऐसे ही सोचता था। फिर मेरे को पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बिल्कुल ही न्यू तरह की चीज है। हम अभी तक सोच रहे हैं पार्टिकल जो हम अपने आसपास देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये चार्जर है, ये चार्जर को हम एज अ पार्टिकल मान सकते हैं। और वेव जो हमारे यहाँ पे रेडियो वेव्स हमारे आसपास आ रही है, वो वेव्स फैली हुई होती है। वेव वेव की प्रॉपर्टी होती है कि वो फैल जाए। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास जब हम मेजर करेंगे, मेरे मेजर करते ही वो पार्टिकल जैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा। इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है पार्टिकल जैसी, और इलेक्ट्रॉन को मेजर नहीं कर रहे हैं तो ये अपना वेव नेचर दिखाएगा। कई सारी पोजीशन पे हो सकता है एट द वेरी सेम टाइम। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन की वेव है ये इस तरीके से, एक फिक्स्ड इसका एक वेव नंबर है, लेटर से वेव नंबर का मतलब ऐसी कुछ 2 पाई बाय लैम्डा ऐसी चीज है। और हमें ये जो डी ब्रोगली है इन्होंने ही बताया कि अगर ये मैटर वेव है, इसकी जो वेवलेंथ है इट इज गिवन बाय एच प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम। अगर मैं इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो P बन जाएगा h बाय लैम्डा, 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड। 2 पाई बाय लैम्डा को नाम दे देते हैं k, और h बाय 2 पाई को नाम दे देते हैं h क्रॉस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर एक वेव है उसके साथ एक वेव नंबर एसोसिएटेड है, मतलब मैं इसका बता सकता हूं इस वेव का, अगर मुझे k पता है तो मैं इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं इजीली, है ना। लेकिन इस वेव में वो हमारा पार्टिकल, मतलब वेव को जब मैं मेजर करने के लिए जाऊंगा, बाय द वे ये इनफाइनाइटली आगे है और इनफाइनाइटली पीछे है वेव। लेकिन अगर मुझे इसकी पोजीशन मेजर करनी, मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो पार्टिकल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां होने की भी प्रोबेबिलिटी है, यहां होने की भी, यहां होने की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ना दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल जैसी, कुछ प्रॉपर्टी होती है वेव जैसी। इसका मतलब है कोई साधारण सी चीज बची ही नहीं है, कोई न्यू ही कैटेगरी है। कुछ प्रॉपर्टी ये वाली है पार्टिकल वाली, कुछ वेव वाली है, और ये तीसरी कैटेगरी बन के आई जिसको विजुअलाइज कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो कैसे विजुअलाइज करें? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, विच इज मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो मैं आज बताने वाला हूं, और उसकी इंप्लीकेशंस, मेनली उसके एप्लीकेशंस बताने वाला हूं। दैट इज द वे टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन। ये न्यू तरह की स्पीशीज जो है ना, इससे हम डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे। हमारे बीच में जो मीडियम, हमारे बीच में जो लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज मैथमेटिकल होगी। दैट इज द थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे इन दिस वीडियो। वापिस आना चाहेंगे, इसका मतलब अभी मैं इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन पोजीशन बड़ी अनसर्टेन सी है, कहीं भी हो सकती है ना, ये पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, एक ये रही वेव, इलेक्ट्रॉन की वेव, और एक मैंने दूसरा पार्टिकल ले लिया, एक दूसरा पार्टिकल की वेव ले ली, एक तीसरे पार्टिकल की, और इनको ना मर्ज कर दिया।
अब कुछ पार्ट तुम देख रहे होंगे कि क्रस्ट के साथ एग्जैक्टली क्रस्ट मैच नहीं कर रहा, ट्रफ के साथ एग्जैक्टली ट्रफ मैच नहीं कर रहा, तो ये कुछ ऐसी सी वेव आ जाएगी। देखो कुछ ऐसी सी वेव आ जाएगी, मेरे ख्याल से तुम लोग देख पा रहे होंगे। इसके लेफ्ट में लेटर से सारा का सारा कैंसिल हो गया, राइट में भी सारी की सारी वेव मतलब क्रस्ट ट्रफ मिलके इन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लिया, और ये तीन ही जगहें बची हैं। या इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है। यहां मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी कम, बट पार्टिकल तीनों ही पोजीशन पे मिल सकता है। इन पे भी मिल सकता है, ये जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे, बट लेटर से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, अब किसी भी वे यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब किसी भी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए एक वेव इक्वेशन होती है। मैं बिल्कुल जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूं, मैंने एक श्रोडिंगर इक्वेशन पे पूरी इक्वेशन पूरी वीडियो बना रखी है, जिस पर मेरे को बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला है और बहुत पसंद आई है तुम लोगों को। आई होप तुमने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के बाद जाकर उसको जरूर देखना, तुम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हो उसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी जाओ वीडियो देख लो, नहीं, व्यूज बढ़वाने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो रहने वाली, बहुत मजा आएगा। बट इसको रिप्रेजेंट मतलब किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। यहां पे हम उसे बोलते हैं वेव फंक्शन, क्योंकि वो वेव के लिए यूज कर रहा है। अभी इतना ही समझ लो, ये वेव फंक्शन में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सडनली जैसे हम इसका स्क्वायर करते हैं ना, तो इससे हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पर्सन इन दैट स्टेट। फाइंडिंग अ पर्सन नहीं, पार्टिकल इन दैट स्टेट। किसी एक स्टेट में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम साई स्क्वायर कर देंगे, जो फंक्शन है ना वेव फंक्शन, उसका स्क्वायर कर देंगे। और उसके लिए हम ऐसी सी एक भयानक सी इक्वेशन भी देखते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, अगर जब भी मन करे तो भाई वहां पे जाके उसको देख लेना, बट फिलहाल के लिए दिस इज द इक्वेशन, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इससे मिल सकता मुझे साई वेव फंक्शन की अगर हम बात करें तो। बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे मैंने दो वेव को मिला दिया तो मुझे पोजीशन अच्छे से पता लग गई, लेकिन इस बार मोमेंटम खो गया। क्योंकि कहां गई वो वेव, किस वेव के बारे में हम बात कर रहे थे, वो तो खो गई इन दोनों के बीच में। अगर मुझे और अच्छे से पोजीशन मेजर करनी है तो मेरे को 4-5 वेव को कंबाइन करना होगा और एक वेव पैकेट बनाना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज वेव पैकेट। वेव पैकेट बनाने के लिए मुझे इन 4-5 वेव्स को साथ में कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होने के बाद लेटस से बस यही एक ऐसा सा पहाड़ सा बचता है, मतलब यही एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है कि यही इलेक्ट्रॉन मिलेगा अब तो। लेकिन दिक्कत ये हो गई ना, मैंने पोजीशन देख ली और वो तो खो गई ना इसमें वेव, मेरे को 4-5 वेव को मिलाना पड़ा, तो वो वेव कहां गई, कैसे मैं उसका मोमेंटम मेजर करूं, वो वेव नंबर कैसे निकालूं, खो गई ना वेव इसके अंदर। बस यही है हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो अभी नॉर्मली ऐसे यूजुअली हमें बताने की कोशिश की जाती है कि क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये होता है। इसके साथ ही मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया E=h न्यू। क्योंकि हम यहाँ पे h क्रॉस की बात कर रहे हैं तो इसको भी बना लेते हैं 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा म्यू। 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो बन जाएगा h क्रॉस और 2 पाई म्यू को लिख देते हैं ओमेगा। ये हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला, इन्हीं दोनों को यूज करके हम श्रोडिंगर इक्वेशन तक बड़े इजीली पहुंच सकते हैं। दैट इज द बेस जो हम यहाँ पे बात करना चाहते थे। इसका मतलब हम ओवरऑल ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कभी भी अगर लाइट का एग्जांपल लें तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव कर सकती है, फोटोन की तरह बिहेव कर सकती है। मतलब क्या, अभी मैंने तुम्हें वो प्लैंक वाला रिजल्ट बताया ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। E=h न्यू होता है, जिसमें हम म्यू को लिख सकते हैं c/λ। अगर हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा E/c h/λ। मतलब क्या, मतलब इसका ये है कि अगर हम वेव वाली तरफ जाना चाहें तो यहां पे हमें पता है कि मोमेंटम का एक तो फॉर्मूला हो सकता है मास इनटू वेलोसिटी, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला हो सकता है एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे तो P = h/λ। इसका मतलब हमारे पास कभी भी एक वेव है जिसकी कुछ फिक्स्ड वेवलेंथ है तो मेरे को उसका मोमेंटम पता लग गया। लेकिन अगर मेरे पास एक वेव है, अगर मैं उसको मेजर कर लूंगा, मेरे मेजर करते ही पार्टिकल नेचर दिखाई देगा, लेकिन वो पार्टिकल होगा कहां, कहीं भी हो सकता है इसमें। ये तो इनफाइनाइट, आगे भी इनफाइनाइट पीछे भी इनफाइनाइट, कहां दिखेगा मुझे पार्टिकल, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। इसका मतलब है मुझे क्या करना होगा, एक वेव ली, दूसरी वेव ली, तीसरी वेव ली और फोर्थ वेव ली, इन सबको मिलाना होगा सच दैट ये आपस में कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएं और कुछ ऐसा सा मेरे को वेव पैकेट मिल जाए। याद रखना वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेव पैकेट जैसे ही मुझे मिल गया है, अब यहां पे पार्टिकल के मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एज कंपेयर टू एनीवेयर एल्स। मैंने
पार्टिकल के ढूंढने की, उसकी पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी थी, ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी है, इसके अनसर्टेनिटी जो है वो घटा दी। लेकिन साथ ही इतनी सारी वेव मैंने जब मिला दी एक वेव पैकेट बनाने के लिए, तो कहां गई वो वेव ओरिजिनल वाली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, वो वेव कहां गई? वो तो खो गई इसके बीच में। इसका मतलब है अब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। वेवलेंथ नहीं बता पाऊंगा ना एग्जैक्ट, वो ओरिजिनल वेव नहीं, इसके बीच में खो गई ना। इसका मतलब है मैं एक समय पे एक ही चीज को एक्यूरेटली बता सकता हूं, और ये हमारे एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस में कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचर में इनहेरेंटली ही ऐसा है। जो स्क्रीनशॉट वाला एग्जांपल था ना, वो सही हो सकता है अगर हमारे पास ढंग के कैमरास, अगर एफपीएस को इंक्रीज कर दो, फ्रेम पर सेकंड को इंक्रीज करोगे तो उसको सही किया जा सकता है। बट यहां पे ये इनहेरेंटली नेचर में दिक्कत है। अब अगर हम एक्चुअल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करना चाहें, तो ये जो हमें डेल्टा एक्स डेल्टा पी दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं? तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखते हैं, जरा सा एटलीस्ट पता तो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पता भी होगा तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। एक ना ऐसी चीज होती है मैथमेटिक्स में, हम डेविएशन लेते हैं फ्रॉम मीन से। डेविएशन मतलब मीन से देख लेंगे हमारी जो वैल्यू है ना वो कितनी दूर है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो मीन से कितनी दूर है, और उसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड कर दो एन से, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा थोड़ा सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से, 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस और प्लस 1/x समेशन एक्स बार का स्क्वायर। हालांकि ये जो एक्स बार का स्क्वायर है, मीन एक नंबर होता है, उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। अगर मैं इस एक्स बार के स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो बचेगा सिर्फ समेशन। समेशन मतलब एन ही आ जाएगा, तो ये से कट जाएगा। वीडियो पोज, सोचने की कोशिश करो। माइनस में 2ab होता है, तो 2ab एक्स आई एक्स बार। लेकिन ये तो चलो कांस्टेंट है, ये क्या चीज है? ये तो मीन है। इसका मतलब ये मीन है, ये मीन है, तो मीन स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास बच रहा है 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस या माइनस 2 टाइम्स मीन का स्क्वायर, या 1 टाइम मीन का स्क्वायर, तो कुछ ऐसा सा आ जाएगा। एंड दिस विल बिकम सिग्मा इज इक्वल टू रूट में, या ऐसा समझ लो इसको, वेरिएंस इज इक्वल टू, ये क्या चीज है? ये है मीन ऑफ स्क्वायर्स। हमारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर दिया हमने, ये हमारी ऑब्जर्वेशन, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये है मीन ऑफ स्क्वायर्स। और ये साथ में क्या चीज पड़ी हुई है? ये है स्क्वायर ऑफ मीन, तो ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ मीन। और अगर मैं इसको यहां से स्क्वायर को हटा दूं तो इस पे स्क्वायर करें तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, यही यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब तुम सोच रहे होंगे कि भैया, मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि भैया आपने बड़ा रैंडम सी चीज है, बड़ी कैओटिक से पढ़ाते हो, मतलब कभी ये चीज बता रहे हो और बीच में मैथमेटिक्स आपने घुसा दी। तो मेरे ख्याल से मैं पढ़ता भी ऐसे ही हूँ, क्योंकि वैसे पढ़ाने की क्या, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं कोई उतना तो हो नहीं गया कि पढ़ाने की किसी को कोशिश करूंगा। मैं पढ़ता कैसे हूं? रिचर्ड फाइनमैन की मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, उनको पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि हमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जो भी चीज पसंद होती है ना, उसको बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से करो। मैं जब पढ़ता हूं ना, तो मैं कोई रूल्स फॉलो नहीं करता हूँ, कोई टेक्निक, कोई ये वो, एकदम रैंडम तरीके से पढ़ता हूँ मैं उसको। मेरे को एक चैप्टर पसंद आ रहा है, मेरे को लग रहा नहीं, इसका फिलोसॉफिकल एंगल मिल जाए तो मजा आ जाएगा, इस बुक को साइड पे रखा और दूसरी बुक लेके आ गई। वो एडीएचडी वाले होते हैं ना, वही मैं भी वही हूँ। तो एक बुक ली, साइकोलॉजी या फिर फिलोसफी या उसके पीस ऑफ मैथमेटिक्स या ये या वो, 4 बुक्स अब मेरे सामने पड़ी हैं। तो मैं यहाँ पे, मेरी फिंगर है, नजरें यहाँ पे, दूसरा हाथ यहाँ पे, फिर मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ इस तरीके से। वैसे ही तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं पढ़ाने की भी कोशिश, मतलब एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूँ। एंड पर्सनली आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। एक सब्जेक्ट पकड़ो और उसको ऐसे पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से एक्सप्लेन करो जैसे पहले हुआ ही नहीं, एकदम कैओटिक तरीके से, एकदम अपने ओरिजिनल तरीके से। चाहे वो ओरिजिनल कितना भी किसी को बेकार लगे, तुम्हारे को मजा आ रहा होना चाहिए। मेरे को आ रहा है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं ऑलरेडी ये सारी वीडियो शूट कर चुका हूं, बस मैं प्रेस करना भूल गया था बटन। सही 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 बता रहा हूं मैं, बस वो ओके दबाना भूल गया, वो बटन प्रेस रिकॉर्डिंग का करना भूल गया, और अब याद आया, जब मैंने जाके देखा तो पता लगा कि हो चुका काम। बट द एनर्जी इज स्टिल द सेम जैसे पहले थी, थोड़ी सी ज्यादा ही होगी अब, क्योंकि एक और बार बनानी पड़ गई तो दिक्कत होगी ना, फिर तो मोटिवेशन डाउन होगी। बट फिलहाल के लिए इस पे अगर हम वापस आना चाहें, तो ये है स्टैंडर्ड एविएशंस। बाय द वे, ये जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मोमेंटम लिखा हुआ है, या फिर मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में एक और यहाँ पे अनसर्टेनिटी रिलेशन दिखाया था कुछ इस तरीके से। ये जो चीजें है ना हमारे पास, ये इंक्लूडिंग ये ई, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। मैं इतना कह के नहीं छोड़ने वाला,
फायदा क्या है मेरी वीडियो में आकर अगर तुम्हें मैं पीस ऑफ मैथमेटिक्स से ही छुपा लूं तो? दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ राजन यार, है ना? मैथमेटिक्स से थोड़ी भागते हैं हम। अब समझते हैं ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। मैंने ऑपरेटर्स और ट्रांसफॉर्मेशंस इनको ना मैट्रिसेस के टर्म्स में, जब मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग की सीरीज बनाई थी उसमें बताया था, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। अभी हम एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे ऑपरेटर्स को मैं किसी एनालॉजी से नहीं समझाने वाला हूं। ये जो जिसकी भी खोपड़ी पे ये लगाओ ना कैप, ऑपरेटर, ठीक है? अभी के लिए इतना समझ लो। अगर मैं कभी भी ऐसे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूं फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन इस तरीके से। ये जो इक्वेशंस होती है ना, दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशंस। लेट मी टेक सम मोमेंट एंड टेल यू कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर ये ऑपरेटर ऐसी चीज होती है कि मैंने अगर कभी भी मेरी जो पार्टिकल की स्टेट है इस साई के अंदर सारी चीजें छुपी हुई हैं, सारी इंफॉर्मेशन, बस उसे निकालना है किसी तरीके से। मेरे अंदर मेरे बारे में मेरे को बहुत सारी मेरे को खुद को तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक पता है ना। किसी जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की आएगी, वो मुझसे बात करेगी तो एक पर्टिकुलर टाइप की चीज मेरे से जान सकती है। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड आएगा, दोस्त मेरा बचपन का दलबीर सिंह, वो मेरे से कोई और बात निकलवा सकता है। अप टू सोन, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का यहाँ तुम ऑपरेटर या फिर मशीन अप्लाई कर रहे हो, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब ध्यान से, मेन चीज क्या है, ये है हमारे पास एक ऑपरेटर, और ये बड़े स्पेशल टाइप के ऑपरेटर होते हैं। दीज आर कॉल्ड हार्मिशियन ऑपरेटर्स। 1 मिनट बाद बताऊंगा हार्मिशियन क्या होता है। बस सिंपल भाषा में, ये मैंने लगाया इस साई पे। साइज आर वो जो हमने रिप्रेजेंट किया था अपनी वेव को, वो है हमारे पास। ये हमारे पास स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ पार्टिकल एट सम टाइम टी, लेट अस से। अभी फिलहाल के लिए मैंने जैसे ही ये एनर्जी ऑपरेटर इस पर लगाया, एनर्जी ऑपरेटर लगाते ही मेरे को बाहर वैल्यू मिली ई एन साई। अब इसके मैंने ऊपर कैप नहीं लगाई है, ये देखने वाली बात है। जब भी हम एक ऑपरेटर किसी स्टेट पे लगाएं और स्टेट पे लगाते ही वो वापस आ जाए साई, ध्यान से देखना, अगर मैंने कभी भी कोई ऑपरेटर साई पे लगाया और साई ही वापस आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को विद सम नंबर्स, ये है हमारे पास कुछ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अगर मैंने साई पे एक स्टेट पे अपना ऑपरेटर लगाया और ऑपरेटर और वो वापस मुझे साई मिल गया विद सम कांस्टेंट्स, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। एंड श्रोडिंगर इक्वेशन इज आल्सो एन आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसमें भी तो यही हो रहा है ना, ये ऑपरेटर मैंने साई पे लगाया, साई तो वापस आ ही रहा है, ये एक्स्ट्रा चीज आ रही है। मैंने यहां पे तो बोल दिया है कि रियल नंबर होने चाहिए, यहां पर रियल क्यों नहीं दिख रहा है, इमेजिनरी क्यों दिख रहा है? शायद इसके अंदर से भी कोई इमेजिनरी आ जाए, ओवरऑल हमें जो आउटकम मिलता है वो रियल नंबर्स मिलने हैं। बस इतनी सी बात है। आइगन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर, ये जो भी हमने लिखा है, एच लिखा है, मैं नहीं बताने वाला ये एच क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा। बट ये जो भी होता है एच, इसकी आइगन वैल्यूज में यहाँ पे आयोटा आ रहा है। ओवरऑल जब हम मेजरमेंट के आउटकम्स देखेंगे, जब हम इसको उस इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे जिससे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वहां में रियल आउटकम्स दिखने वाले, रियल नंबर्स दिखने वाले, जैसे इसमें है। अब जो भी एक ऑपरेटर लगाओ किसी स्टेट पे और वो स्टेट वापस मिल जाए, तो ये जो हमारे पास साई है, ये दोनों साई मतलब एक ही चीज है ये दोनों, और इसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर ऑफ ई कैप। साधारण भाषा में अगर मैं बताना चाहूं, ए कैप मैंने लगाया है किसी साई पे और वैल्यू मेरे को मिल रही है लैम्डा साई। साई मैंने इस ऑपरेटर के अंदर साई डाला और मुझे आउटकम में लैम्डा साई मिला, मतलब स्केल हो गया। स्केलिंग का मतलब होता है, अगर मान लो मैंने एक एरो डाला है तो ये एरो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बस उतना ही फर्क है, 2 गुना हो गया, बस इतना सा ही फर्क है इसका, ये ऑपरेटर लगाते ही। अगर ऐसी चीज हो रही, सिर्फ स्केलिंग हो रही है, सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो साई है ना, दिस इज एन आइगन वेक्टर ऑफ दिस ऑपरेटर। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है लैम्डा, दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ये आइगन वैल्यूज का मतलब क्या है? ये वो आउटकम्स है जो हमें दिखाई देंगी। जैसे अगर एनर्जी ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूं, ये एनर्जी ऑपरेटर में, एनर्जी ऑपरेटर की जो आउटकम्स है, जो एनर्जी हमें देखने को मिलेगी उस पर्टिकुलर सिस्टम की, जिस सिस्टम की स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारी, ये है वो वैल्यूज। और ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, जैसा कि हमने सुना भी कि हम फंडामेंटल लेवल पे जाएं, जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सुना ना, पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वैसा ही कुछ कि जो एनर्जी लेवल्स भी जो होते हैं जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो भी डिस्क्रीट होते हैं। वही सारी चीजें यहां से निकाली जा सकती हैं। और हार्मिशियन क्यों बोला था?
हार्मिशियन इसलिए बोला था मैंने क्योंकि जब भी हम हार्मिशियन ऑपरेटर लगाते हैं, जो हार्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा रियल होती हैं, इसलिए हम हार्मिशियन ऑपरेटर को यूज करते हैं। बस इतना ही। ऑपरेटर्स क्यों होना चाहिए हार्मिशियन? ऑल्दो इट हैज अ वेरी डीप रीजन, ऑल्सो मैथमेटिकल रीजन। फिजिकल यही है, इंट्यूटिव वाला यही है, बट एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है, मेरे को बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन उस पर कोई सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे जब डीप इसका भी प्रूफ कराने वाला हूं कि आया कहां से। मतलब एक जनरल एक हमारे पास प्रूफ होता है, उससे करा सकता हूं, बट अभी कोई उतना एडिशन नहीं करने वाला। थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेंगे, मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूं यहां पे कि ये जो तुम्हें एक्स पी यहां पे दिख रहे हैं, दीज आर स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये डेविएशंस है यहां पे। लेकिन सारी घूम फिर के चीजें मैंने क्यों बताया ऑपरेटर्स के बारे में? मैंने तुम्हें इसलिए बताया ऑपरेटर्स के बारे में, ये जो भाई साहब यहां बैठे हैं ना, दिस इज अ पैरामीटर, ये ऑपरेटर नहीं है, इसलिए बताया गया। ये वो स्टेज है जिसमें बाकी सारी चीजें डांस कर रही हैं। सो इसको डिराइव करने का तरीका और इसको डिराइव करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहां पे ये पैरामीटर है। डेल्टा टी है क्या? ये वो टाइम है जिसमें एक ऑपरेटर, जिसमें ये जो ऑपरेटर है इसकी वैल्यू चेंज हो जाए बाय सम अमाउंट डेल्टा ई। ये वो डेल्टा टी टाइम है जिसमें एक ऑपरेटर की वैल्यू चेंज हो जाए बाय सम अमाउंट डेल्टा ए। स्टैंडर्ड एविएशन की बात हो रही, छोटा सा अमाउंट है, उतनी वैल्यू चेंज हो जाए, वो है डेल्टा टी, एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। और मैं यहां से एक एप्लीकेशन अभी भी तुम्हें दिखा सकता हूं कि ये जो हमारे पास है, मेनली आज हम इस पे फोकस करने वाले डेल्टा ई डेल्टा टी पे, क्या इंप्लीकेशन हो सकती है, क्या फायदा है इस रिलेशन का, वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि एक पार्टिकल है वो 10 की पावर -11 सेकंड के लिए एग्जिस्ट करता है, मेरे को पता लग गया उसका टाइम, लेकिन उसका जो एनर्जी होगा ना, वो उसकी कोई डेफिनेट एनर्जी ना होके उसके पास स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी होगी, नो डेफिनेट एनर्जी। अगर एक समय तुम्हें पता है, फिक्स्ड अमाउंट पता है तुम्हें किसी स्टेट का, उसकी एनर्जी नहीं बता पाओगे, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट दैट सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर कोई भी एक पार्टिकल के पास एनर्जी होने वाली नहीं बता पाएंगे। एक पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एटॉमिक कोलिजन करा दिया, उसमें कुछ पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, उस पार्टिकल का तुम्हें पता है कि लाइफ टाइम कितना होगा, 10 की पावर -14, 10 की पावर -11, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी थी उसके पास उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं बता पाएंगे हम, सिर्फ स्पेक्ट्रम बता पाएंगे, हम सिर्फ रेंज बता पाएंगे उसकी, नथिंग एल्स। एंड दैट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड यूजिंग दिस डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली समथिंग एच क्रॉस बाय 2 होता है ना, वैसे समथिंग ऐसे यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है उस एनर्जी को, उस एनर्जी के स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर हम बात करें दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, मैं हमेशा से ऐसा सोचता था कि अगर क्लासिकली ऐसा बोला जाता था, मैक्सवेल वगैरह ने बोला था कि जो पार्टिकल होते हैं जब भी वो एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करते हैं, और पार्टिकल जो है वो स्पाइरल करते 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 फिर तो बीच में गिर जाना चाहिए। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, घूमते घूमते एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेट करते 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 बीच में गिर जाने चाहिए थे, वही 10 की पावर समथिंग माइनस समथिंग पावर 11 14। लेकिन हमारा यूनिवर्स ही एग्जिस्ट करता अगर ऐसा होता तो क्या दिक्कत है? तो मैंने ऐसा सोचा, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही होता, ये न्यूक्लियस है और यहीं क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन होता, क्यों वो स्पाइरल करके बीच में नहीं गिर जाता, और हमें कैसे पता चला कि वो बीच में नहीं है? तो इसका रीजन भी हमारे पास निकल के आता है इसी से ही, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट करता है तो न्यूक्लियस के अंदर इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि वो अगर न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसके पास एक डेफिनेट पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो डिक्रीज होती रहेगी, लेकिन मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी। ऐसा ही ब्लैक होल्स के अंदर भी होता है, ब्लैक होल कोलैप्स करके एक सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है, उसमें ये सिचुएशंस आ जाती है जब जो पार्टिकल है वो इतने टाइटली पैक हो जाते हैं कि उसके पास जो मोमेंटम है वो इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे ना ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, और क्वांटम इफेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो मोमेंटम है ना वो एनॉर्मस हो जाता है। ये दिक्कत है। जो न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में हमने सुना, न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं, और सारे के सारे स्टार में हमें न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। वैसे यहां पे अगर हम देखें, सेंटर में अगर यहां पे होता इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी डिक्रीज होती, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती, और हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है p²/2m। अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में या न्यूक्लियस के अराउंड, उसको ही ओवरकम करके फाड़ के बाहर आ जाता है इलेक्ट्रॉन। ऐसा होता है।
एक की अनसर्टेनिटी घटाओगे, दूसरे में बढ़ती जाएगी और वो बर्स्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बैलेंस के लिए कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्राउंड स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। हमारे यूनिवर्स को ना स्टेबिलिटी चाहिए होती है पूरे यूनिवर्स में। जैसे मैंने बोल्ट्जमैन वाले लेक्चर में भी, अगर पुरानी वीडियोस देखी हैं, एक बार मैंने बोल्ट्जमैन पे लेक्चर बनाया था, रिसेंटली बनाया था, फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मैंने बताया था कि पूरे यूनिवर्स में ना एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जिसे हमने जीरो लो थर्मोडायनेमिक्स से समझने की कोशिश की थी। और मैंने बताया था कि वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है इक्विलिब्रियम के लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बीटा जैसी चीज बताई थी कि यूनिवर्स जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। ऐसे यहां पे भी स्टेबिलिटी आती है। हम उस बीटा में तो अभी नहीं जाने वाले, बस यहां पे भी मैं यही बताना चाहूंगा कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से बैलेंस होती है सच दैट स्टेबल हो जाए चीजें, अनस्टेबिलिटी ना रहे, बस इतना ही है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहां इसके आसपास होते हैं। कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ती है, अब लोकलाइज्ड भी तो हो गए, इतने भी ज्यादा इंफिनिटी तक भी नहीं फैले हुए वो, है ना, वरना तो इंफिनिटी तक फैले होने चाहिए थे ना उसकी वेव, इंफिनिटी तक भी नहीं फैले हुए क्योंकि कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लग ही रहा है ना उस पे। ये दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस एंड लोकलाइज्ड हो रहा है। लोकलाइज मतलब कुछ रीजन में ही मिलने वाला है, वेव नेचर तो अभी भी उसके पास है ही, लेकिन कुछ रीजन में हमें मिल जाएगा। जैसे तुमने वो केमिस्ट्री में ऑर्बिटल्स देखे होंगे ना, वैसा ही कुछ। तो लोकलाइजेशन एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है इसके लिए। तीसरा हमारे पास, मेरे को जो पर्सनली सबसे बढ़िया लगती है एप्लीकेशन, वो है वर्चुअल पार्टिकल्स। वर्चुअल पार्टिकल्स के बारे में तो इतना ही बताना चाहूंगा कि एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी। मतलब जो आज तक हम सोचते थे ना कि अगर मैं बाहर चले जाऊं, आउटर स्पेस में चले जाऊं, उस स्पेस में तो कुछ नहीं होंगे पार्टिकल्स, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे के पूरे यूनिवर्स में क्वांटम फील्ड्स फैली हुई हैं और उन्हीं क्वांटम फील्ड्स में जो फ्लक्चुएशंस होती है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, उन्हें ही हम पार्टिकल्स बोलते हैं, बस इतना ही। लेकिन इससे बियॉन्ड भी चीज है। आज तक हम सोचते थे यहीं तक कहानी है, लेकिन हमें पता लगा बाद में कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलाउ करता है कि वैक्यूम से भी एनर्जी खींची जा सकती है डेल्टा टी टाइम के लिए। खतरनाक बात बताने वाला हूं, अगर डेल्टा टी टाइम के लिए एनर्जी गेन की, वैक्यूम से कहां से आई वो एनर्जी अभी बता, तुम आगे चलते चलते, बट मान लो वैक्यूम के पास एनर्जी है, वैक्यूम एनर्जी है। वैक्यूम भी कोई ऐसा फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है, ये भी डांस कर रहा है। एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी। डीप डाउन सबसे कम एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, बताते हैं उसके बारे में। बट अगर हमारा यूनिवर्स डेल्टा टी टाइम के लिए एनर्जी ले लेता है वैक्यूम में से, और उसको डेल्टा टी टाइम के लिए एनर्जी ली और उसको मतलब बोरो की, और उसी टाइम में वो लोन को चुका भी दिया, मतलब एनर्जी यहां से डेल्टा टी टाइम के लिए, ये है वैक्यूम, यहां से एनर्जी ली और एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मास में, मतलब दो पार्टिकल बन गए सडनली, अपने आप ही दो पार्टिकल बन गए, इन्हें हम वर्चुअल पार्टिकल्स बोल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है, इसी डेल्टा टी टाइम के अंदर इसको दोबारा एनर्जी में भी कन्वर्ट करना होगा, फिर से गायब, दो पार्टिकल बने बर्स्ट हो गए, दो पार्टिकल बने बर्स्ट हो गए, दो पार्टिकल बने बर्स्ट हो गए। ये कहानी रहती है। बोरो की जा सकती है एनर्जी, वो एनर्जी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2mc²। एक बनता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा बनता है उसका एंटी। मैं तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट, बट अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी पार्टिकल, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, ये बन जाते हैं। बस एनर्जी कितनी बोरो करनी पड़ेगी हमारे यूनिवर्स को, इतनी, ग्रेटर देन 2mc² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर इससे ज्यादा एनर्जी गेन कर ली इस डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो दो पार्टिकल ये जनरेट हो जाएंगे, दो पार्टिकल बन जाएंगे और फिर एनाइलेट हो जाएंगे, फिर बन जाएंगे, फिर एनाइलेट हो जाएंगे, और ऐसा ही चलता रहता है। तुम सोच रहे होंगे भाई ये तो बस एक कंडीशन, इतने टाइम में वापस करनी है, ठीक है। तुम सोच रहे होंगे ये तो मेजरेबल नहीं है ना, डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वांटम फील्ड थ्योरी के लिए। अभी मैं ये नहीं, मैं बहुत सारी चीजें जो तुम्हें एट द मोमेंट नहीं बता पाया इसके अंदर। कौन ले रहा है एनर्जी, कैसे लेते हैं एनर्जी, कितनी एनर्जी एग्जैक्ट एग्जिस्ट करती है, क्यों यही दो पार्टिकल बनते हैं, और कौन से पार्टिकल्स बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और वो जितने भी अपने क्वेश्चन आ रहे हैं ना दिमाग में, भाई वो प्रीशियस चीज है, वो बहुत महंगी चीज है, उसे कहीं लिख लेना, वो ढूंढने हैं तुम्हें। मेरी आने वाली वीडियोस में वो क्वेश्चंस के आंसर होंगे जब मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ जाने वाला हूं। और यही
यही है इस वीडियो से जो तुम सीख के जाओगे, वो क्वेश्चंस। मैं कोई आंसर देने नहीं आता हूं अपनी वीडियो में, मैं तुम्हारे मन से वो क्वेश्चन जनरेट कराने की कोशिश करता हूं, बस मेरा टास्क उतना ही होता है, बस उतना ही। अगर हम बात करना चाहें, ये जो हमारे पास फंडामेंटल लेवल पे जो वर्चुअल पार्टिकल्स वाली कहानी आ रही ना, इसे हम कंबाइंड बोलते हैं, क्योंकि एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी, तो इसको हम कंबाइंड बोल देते हैं क्वांटम फोम। एक फोम की तरह है, कोई स्थिर चीज नहीं है, कोई स्टिल चीज नहीं है, कोई रुकी हुई फिक्स्ड चीज नहीं है, डांस कर रही है। ये जो हमारे फंडामेंटल लेवल पे जो फील्ड्स होती है ना, क्वांटम फील्ड्स, इसमें वर्चुअल पार्टिकल्स, इसमें हलचल, इसमें वो डांस हमेशा होता रहता है। एंड दैट डांस एंड दैट the most fundamental thing in our universe we can say today is this quantum foam। quantum foam के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं अभी जो अभी तक कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुए। उस पे जाने के लिए हमारे पास फिर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, फिर क्वांटम फील्ड थ्योरी से आगे बढ़ना पड़ता है हमें थोड़ा सा, बट यहाँ पे काफी सारे हमारे पास ऐसे मिस्ट्रीज हैं, बात करते हैं इसके बारे में। एक हमारे पास, हमें कैसे पता लगा कि वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं? लैम्ब शिफ्ट की वजह से। ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, इसकी वजह से हमने देखा हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ, और हमें थोड़ा सा डेविएशन, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला हाइड्रोजन एटम के अंदर। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके एनर्जी लेवल्स में थोड़ा सा फर्क देखने को मिला। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, जब भी हम सेंटर में न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अभी बोहर्स मॉडल की तरफ जाना चाहेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके आसपास जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं, एनाइलेट हो जाते हैं, जनरेट होते हैं, एनाइलेट हो जाते हैं, इसके अंदर मतलब इसके जो एनर्जी लेवल्स है इलेक्ट्रॉन के, इसमें हमें फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि ये उन वर्चुअल पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर जाता है। यहां से हमें पता लगा, इसे बोलते हैं लैम्प शिफ्ट। जो शिफ्ट आ रही है ना एनर्जी लेवल्स में, वो किसकी वजह से आ रही? इन्हीं वर्चुअल पार्टिकल्स की वजह से आ रही है। पर्सनल फेवरेट, कैजिमियर इफेक्ट। अब हमने सुना है कि वोर्म होल को ओपन रखने के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसी बातें तुमने कई बार कई सारी वीडियोस में सुनी होगी कि हमारे पास एक वोर्म होल है, वो उसके एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल होता है उसके अंदर, जिसके कारण वो जल्दी से बंद हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से अगर हमारे पास नेगेटिव एनर्जी मिल गई, तो वो नेगेटिव एनर्जी का यूज करके हम उसे ओपन रख सकते हैं। यहां पर देखते हैं क्या एक कैंडिडेट तो है, एक कैंडिडेट है, याद रखना, कोई ऐसा फिक्स्ड चीज नहीं, हमें नहीं पता कि ये यही ट्रू थिंग होगी या नहीं। बट अगर दो हमारे पास अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो उसको मैं बहुत पास रख देता हूं। ये है दो अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, बहुत पास रख दिया। इसके बाहर तो बहुत सारे वर्चुअल पार्टिकल्स बनेंगे, बहुत सारी वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के वर्चुअल पार्टिकल्स बनेंगे। हायर एनर्जी होगी बाहर एज कंपेयर टू अंदर, थोड़ी सी लोअर एनर्जी। क्यों लोअर एनर्जी होगी? क्योंकि अंदर रिस्ट्रिक्शन आ गई ना दो प्लेट के बीच में, कि ज्यादा वेवलेंथ नहीं बन पाएंगी, वो वेवलेंथ नहीं बन पाएंगी जिनका जो जो ज्यादा बड़ी होगी, जिनकी वेवलेंथ इनके डिस्टेंस से, इनके डिस्टेंस के अंदर अंदर ही बनानी पड़ेगी। तो अंदर थोड़ी सी कम एनर्जी होगी, वो मतलब अंदर थोड़ी सी कम एनर्जी, बाहर थोड़ी ज्यादा एनर्जी। अंदर रिस्ट्रिक्शन लग गई वर्चुअल पार्टिकल के प्रोड्यूस होने की एज कंपेयर टू बाहर। और हम देखेंगे इसी एनर्जी डिफरेंस की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, और ये प्लेट्स जो है वो धीरे 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 पास आती रहती है, आती रहती है, आती। ये जो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई है, ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी कैंडिडेट है, वो जो वॉर्म होल के लिए एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ती है हमें वॉर्म होल को ओपन करने के लिए, उसका जस्ट अ कैंडिडेट, नॉट अ ट्रूथ, क्या बोलना चाहिए उसको, 100% कोई सत्य नहीं कह दिया है किसी ने, बट वन ऑफ द कैंडिडेट। आगे बढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है, मेनली हमें यहां से यह पता लगा कि वैक्यूम इज डायनेमिक एक्टिव पार्टिसिपेंट इन फिजिक्स एज कंपेयर टू अ स्टिल थिंग। जो वैक्यूम है ना, वो खाली चीज नहीं है, वो सिर्फ ऐसे पड़ा नहीं हुआ है, उसका भी मतलब है। एंड अब बारी है फिजिक्स की बाउंड्री पे जाने की, मतलब एज पे खड़े होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके एब्सोल्यूट लिमिट को टच करने वाले हैं, फिजिक्स की वो बाउंड्री जहां पे क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक साथ हमें लाना होगा। हम देखेंगे कि किस कंडीशन में फंडामेंटल लेवल पे, इवन हमारी अर्थ पे एक ब्लैक होल क्रिएट किया जा सकता है। वो समय जिसके लिए हमें इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई, अब वो समय आ चुका है। एंड लेट अस सी कि इसको कैसे किया जा सकता है, तीनों को एक साथ। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मेजर करना है। लेट्स मेजर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की बात कर लेते हैं, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी, मैं उसको जितनी हो सके अच्छी तरह उसकी पोजीशन मेजर करना चाहता हूं। इसका मतलब स्टैंडर्ड एविएशन या फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गोज डाउन। अनसर्टेनिटी ज्यादा नहीं होगी, क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? अगर मुझे पोजीशन ढंग से मेजर करनी है, उतने ही ज्यादा रिगरसली वो पार्टिकल भागने की कोशिश करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, उतनी ज्यादा मोमेंटम आ जाएगा उसके पास। हमें पता है दूसरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तो हो गई क्वांटम मैकेनिक्स वाली बात। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहीं से ही तो आता है। डेल्टा एक्स ग्रेटर देन रुको, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 which is delta p greater than equal to h क्रॉस बाय 2 delta x, है ना। फॉर अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग फॉर अ मासलेस फोटोन, हम ये बात कर सकते थे इलेक्ट्रॉन के लिए भी, मैं ऐसा फॉर्मूला लगा सकता था mc² दिस, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी चीजों को, वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। हम बात करने वाले हैं फोटोन के बारे में। अगर हम फोटोन की बात करें तो उसका रेस्ट मास तो होता नहीं है, इसका मतलब है हम सिर्फ बात करने वाले हैं E इक्वल टू पी सी की। इसका मतलब है यहां से P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी E/C, इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा E ग्रेटर देन इक्वल टू E/C है ना, तो H क्रॉस C डिवाइड बाय 2 डेल्टा एक्स। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमने मिक्स करने की कोशिश की है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो इतनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे जाने से पहले अगर मुझे पोजीशन को मेजर करना है विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी है भाई। अभी दिखाता हूं अगर थर्ड पार्ट पे जाएं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो हमें पता है सोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है एनर्जी या फिर मास, और एनर्जी तो हमें यहां दिख ही रही है, इतनी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें इस पोजीशन में इतने पार्ट में कन्फाइन करना है, बांध के रखना है एक पार्टिकल को। और सो इफ वी कंसंट्रेट, मैं देखना चाहता हूं कि सबसे छोटा कितना पार्ट हो सकता है। जैसे वो तुमने एक पैराडॉक्स, जीनोस पैराडॉक्स सुना होगा कि अगर मेरे को यहां से लेके वहां तक जाना है 1 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन मुझे हमेशा आधा आधा चलना है डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब है पहले मेरे को चलना है वन हाफ, फिर मुझे चलना है उसका आधा विच इज 1/4, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा। अरे मैं तो कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा वहां तक। देयर आर इन्फिनिटली मैनी आधे रास्ते एग्जिस्टिंग, तो मैं तो कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसका आंसर बताया है फिजिक्स ने। फिजिक्स ने इसका आंसर बताया, शायद नहीं, मोस्ट प्रोबेबली हमारा बेस्ट गैस यही है। हमारी जितनी भी फिजिक्स के लॉज हैं वो सारे इसको सही मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे यूनिवर्स में ना तुम हमेशा डिवाइड नहीं कर सकते किसी चीज को। स्पेस जो है ना वो इन्फिनेटली स्मॉल नहीं है, उसमें कुछ लिमिट है। वही लिमिट हम यहां से निकालना चाहते हैं कि अगर हमारे पास यहां क्या लिखा मैंने, सोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है एनर्जी एंड मास। अगर हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं दिस मच एनर्जी, इतनी एनर्जी, क्योंकि मैं एक पार्टिकल को इतनी सी जगह पे कन्फाइन करना चाह रहा हूं, तो एनर्जी भी तो इसके अंदर ही है। मैं जितनी छोटी जगह में कन्फाइन करना चाहूंगा पार्टिकल को, इतनी छोटी जगह में वो एनर्जी होगी, और वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। बस एक ही दिक्कत है सिर्फ, ये जो एनर्जी है ना इतनी ज्यादा, इतनी वायलेंट एनर्जी है कि अगर मान लो ये जो डेल्टा एक्स इस साइज में है, रिस्क सिर्फ हमारे पास इतना ही है, रिस्क इज ब्लैक होल। अगर हम ज्यादा छोटी जगह पे बहुत सारी एनर्जी को कन्फाइन करने जाएंगे तो वहां पे ब्लैक होल बनने का खतरा रहता है। साइज ऑफ ब्लैक होल या रेडियस ऑफ ब्लैक होल, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस की अगर हम बात करें 2GE/c⁴, मैंने यहाँ पे एनर्जी की टर्म्स में लिखने की कोशिश की है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस को। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये तरीका ज्यादा बेटर था, मतलब मैंने खुद से नहीं बनाई है भाई, मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे अकॉर्डिंग देयर आर मेनी वेज मैं प्लैंक लेंथ तक पहुंचना चाहता, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिक्स तक पहुंचना चाहता था। मेरे ख्याल से ये तरीका सबसे बेस्ट था। ठीक है, मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़े तो मेरे को बेस्ट लगा ना तरीका, बहुत सारे कंपाइल करने के बाद, बहुत सारे दिमाग पढ़ने के बाद राइटर्स के, मेरे को ये सबसे अच्छा लगा। तो अगर भाई साहब इस लेवल तक अगर हमने छोटा कर दिया, इस लेवल तक कन्फाइन कर दिया इतनी एनर्जी को, तो भाई ब्लैक होल बनने का खतरा। एंड दैट इज वेयर मेरे को पहुंचाना था तुम्हें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके मुझे यहां तक पहुंचाना था। बस मजा नहीं आया ना एंडिंग में, क्योंकि हम इससे बियॉन्ड जाने वाले हैं यार। इतना ही थोड़ी ब्लैक होल बना दिया है, अभी और आगे चलते हैं।
अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं हमारी मेजरमेंट जो है ना वो मीनिंगफुल हो, उसके लिए रीजन मस्ट नॉट कोलैप्स। मैं चाहता हूं कि मेरे जो मैं मेजरमेंट करने वाला हूं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ब्लैक होल जैसी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। एक्सट्रीम लेवल पे क्या होता है, मेरे पास फिजिक्स ही नहीं है ना उसकी, फिर मेरे को स्ट्रिंग थ्योरी एंड ऑल पे जानना होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली अब देख रहे हैं, थोड़ा उम्मीद लग रही है कि उनसे एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आते हुए, जब से क्वांटम कंप्यूटर की बात हुई है, हमारी एंट्री होते ही ये सारे काम हो रहे हैं। जस्ट किडिंग। बट हमारी जो ये मैंने क्या लिख दिया है भाई, रीजन मस्ट नॉट कोलैप्स। मैं नहीं चाहता कि जो जो स्पेस है वही कोलैप्स कर जाए। एक तो मैं क्वांटम फोम की दुनिया में जा रहा हूं, जो कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड जगह है, जहां पे क्वांटम फील्ड थ्योरी भी ऑलमोस्ट हाथ जोड़ लेती है कि भाई एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हो तुम, और उसके बीच में भी मैं ये तीनों थ्योरीज को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस श्वास चाइल्ड रेडियस तक पहुंच जाऊं। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरी डेल्टा एक्स है, जिसमें मैं पार्टिकल को जिस रीजन में मैं पार्टिकल को देखना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो बड़ा हो, श्रोडिंगर इक्वेशन से इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहूं तो ये बन जाएगा 2GeC4। ई की वैल्यू यहां से उठा सकते हैं एंड दिस विल बिकम डेल्टा एक्स H क्रॉस C, 2GH क्रॉस C by 2 डेल्टा X C4 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से GH क्रॉस C डिवाइड बाय GH क्रॉस डिवाइड बाय C क्यूब। डेल्टा X को उधर, ये बन जाएगा डेल्टा X ग्रेटर देन GH बाय C क्यूब। कुछ इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट बन जाने वाला है। ओ ओके, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखें तो ये हमारे पास आएगा 1.6 10 की पावर -35 मीटर एंड दिस इज इट। इसके नीचे अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे स्पेस का, हमारे लेंथ का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। इससे नीचे स्मूदर स्पेस हो ही नहीं सकता, इससे नीचे कुछ नहीं। दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्पेस एंड दिस इज कॉल्ड प्लैंक लेंथ। हमारे स्पेस टाइम का एटम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। क्वांटम लूप ग्रेविटी है एक, वो यूज करती है ऐसे वर्ड, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी तुमने सुना होगा। स्ट्रिंग थ्योरी तो चलो एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का कैंडिडेट है, कि मतलब उसमें ग्रेविटी भी आ जाए और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी मिक्स कर दें, सब कुछ आ जाए एक साथ। जबकि जो लूप क्वांटम ग्रेविटी है वो ग्रेविटी को क्वांटाइज करना चाहती है, वो स्पेस टाइम सॉरी सॉरी वो स्पेस टाइम को क्वांटाइज करना चाहती है। स्पेस टाइम के छोटे छोटे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि क्वांटम फील्ड थ्योरी से निकली हुई जो क्वांटम फील्ड थ्योरी के रास्ते पे चलती हुई जो स्ट्रिंग थ्योरी है, वो कहती है कि स्ट्रिंग्स होती हैं सारी की सारी चीजें, हायर डायमेंशनल स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उन वाइब्रेशंस की वजह से। मतलब दो थ्योरीज हैं हमारे पास, एक लूप क्वांटम ग्रेविटी है जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रास्ते पे चल रही है, वहां से निकली है, और दूसरी है जो क्वांटम फील्ड थ्योरी के रास्ते से निकली है, वो है स्ट्रिंग थ्योरी। एक्सपेरिमेंटली दोनों में ही थोड़ा सा, मतलब एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन करना अभी दोनों में ही थोड़े से लैक कर रही है चीजें, दोनों पे ही हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। बट अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं काफी सारे हमारे पास होप आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई स्ट्रिंग थ्योरी अच्छा कैंडिडेट है, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, बट हाँ आई थिंक देर इज समथिंग इन स्ट्रिंग थ्योरी। वो हायर डायमेंशंस वाली बात अगर मेरे को थोड़ी सी अजीब लगती है कि वो 11 डायमेंशंस एट ऑल वाली बात, और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो होता है उसका भी गलत साइन प्रिडिक्ट करती है स्ट्रिंग थ्योरी। थोड़ी दिक्कतें हैं, बट मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में देखें तो मैं क्वांटम कंप्यूटिंग वाला हूं भाई, मैं बिल्कुल अलग थ्योरी में बिलीव करता हूं। मैं मानता हूं कि हमारा पूरा यूनिवर्स जो है एक लार्ज क्वांटम कंप्यूटर है, कोई ऑपरेटर नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहा है, किसी ने वायर्स लगा रखे हैं उस कंप्यूटर के, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत समझ रहे हो अगर तुम ये बात सोच रहे हो तो। मैं सोच रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा पूरा यूनिवर्स जो है ना वो फंडामेंटल लेवल पे वो क्वांटम कैलकुलेशंस करता रहता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतना ही। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं।
उसमें बिलीव करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना होता है, ठीक है। कोई एथीस्ट एग्नोस्टिक कुछ नहीं भाई, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए, ये चीजों में घुसने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हें ये बताने वाला हूँ वर्किंग कैसे हो रही है यूनिवर्स की, कौन करा रहा है, नहीं इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। एंड द फाइनल थिंग इज, इसको एक्सप्लेन किए बिना तो नहीं जाने वाला था मैं, विच इज जीरो पॉइंट एनर्जी। हमने देखा है कि अगर मान लो एक स्प्रिंग है और उसके साथ में एक मास को बांध दूं, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, इसका मतलब E इक्वल टू जीरो, उसमें ये तो पार्टिकल चल भी नहीं रहा होता और इसकी पोजीशन भी जीरो होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं, रुका हुआ है पार्टिकल, तो मैं इसकी पोजीशन भी मेजर कर सकता हूं और इसका मोमेंटम जो है वो जीरो स्टेट में है। तो अनसर्टेनिटी अगर हम देखें, मोमेंटम में जीरो है और पोजीशन में जीरो है, ऐसा नहीं हो सकता। क्वांटम मैकेनिक्स डज नॉट अलाउ दीज काइंड ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल अलाउ नहीं करती ऐसी स्टेट्स को क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इवन इन ग्राउंड स्टेट पार्टिकल जिटर नेवर परफेक्टली स्टिल। अभी अभी बताया था मैंने वो क्वांटम फॉर्म के बारे में कि फंडामेंटल लेवल पे वाइब्रेशंस चलती रहती हैं हमेशा, ठीक है। क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जो क्वांटम फील्ड्स होती हैं, जो क्वांटम फील्ड्स होती हैं, उनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, जीरो एनर्जी नहीं होती, और वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है E नॉट इक्वल टू हाफ H क्रॉस ओमेगा, एंड दिस इज अ फीचर ऑफ यूनिवर्स। और ये है हमारे पास हमारी जो क्वांटम फील्ड्स है उसकी सबसे कम एनर्जी इतनी हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब है हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड है, क्वार्क फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इन सबकी एनर्जी को, इनकी सबकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी को प्लस कर दो। जब तुम इनके ग्राउंड स्टेट एनर्जी को प्लस करोगे तो जो सम आएगा वो एक कैंडिडेट है डार्क एनर्जी का। हमारे यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन हो रही है वो इसी सम टोटल की वजह से हो रही है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, दिस इज ऑल्सो अ कैंडिडेट, जस्ट लाइक वो कैजिमियर इफेक्ट मैंने बताया था, कोई 100% सत्य नहीं बोल दिया गया, कैंडिडेट है, तुम सपोर्ट करते हो अच्छी बात है, तुम भी इस पे काम करना शुरू कर दो, नहीं करते तो कोई बात नहीं, अपनी एक थ्योरी लेके आओ, अपना एक आइडिया रखो, बट याद रखना जब भी आइडिया रखो तो मैथमेटिकल एलिगेंस के साथ रखना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आई थिंक एज कंपेयर टू सिर्फ वो थ्योरेटिकल आइडिया रखना। मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी लोग सुनते हैं हमारी, जब हमारे पास मैथमेटिक्स होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो रियलिटी में हमारा जो यूनिवर्स है वो कोई स्क्रिप्ट पड़ी हुई नहीं है, एक फिक्स्ड चीज, वो एक चलता हुआ एक डायनेमिक चीज है, इवन द वैक्यूम। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप कि मजा आया होगा, तुम्हें बहुत सारी न्यू चीजें सीखने को मिली होंगी, और अपने बैकयार्ड में, अपने पीछे गार्डन में तुम ब्लैक होल तो नहीं बना पाओगे, लेकिन एटलीस्ट ये पता लग गया होगा कि ब्लैक होल बनाना थ्योरेटिकली एटलीस्ट हमारी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग पॉसिबल तो है यार, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा तो जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।